हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग इंडियन लॉजिक को भी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा आपको पता है, लॉजिकल रीजनिंग में एक साइड हमारा आता है वेस्टर्न लॉजिक, जहां पे हम आर्ग्यूमेंट्स और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वगैरह देखते हैं। वहीं पे दूसरी साइड इंडियन लॉजिक भी आता है, जिसमें से काफी सारे कंसेप्ट जैसे प्रमाणास और इसके अलावा टाइप्स ऑफ जो फिलोसॉफिकल अप्रोचेज हैं या स्कूल्स हैं। तो आज हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमाणास के बारे में। तो प्रमाणास क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ढेर सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम इनको समझ लेने के बाद उन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हमारा जो काम है बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नहीं चलता है, बिना बात के लंबे लंबे पीडीएफ और फालतू की जानकारी को हम लोग नहीं पढ़ते और टू द पॉइंट टारगेटेड स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, जहां हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज लगाते हैं डेली दिन में 2 बार, तो जरूर से ज्वाइन कर लो भाई। और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। और इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि भाई इस चैनल पे आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट्स मिलती हैं, सारे के सारे जो पेपर उनके सेक्शंस हैं उसकी, तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेक करो और अपनी पढ़ाई को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दो, एक्स्ट्रा एडवांटेज दो, ठीक है। और इसके अलावा कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं इस समय, चाहे टेस्ट सीरीज हो या कोर्सेज हो, तो उनके लिए भी जरूर से आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जानते हैं कि प्रमाणास इन वेदांता या प्रमाणास इन इंडियन लॉजिक का क्या मतलब है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रमाण हिंदी में उसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे प्रमाणा। अब ये जो प्रमाण शब्द है ये संस्कृत से डिराइव्ड है, हिंदी शब्द से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हिंदी में प्रमाण या प्रमाणा का मतलब होता है सबूत, गवाह, कोई एविडेंस। बट यहाँ पे क्योंकि ये संस्कृत शब्द हैं, सारे के सारे हम लोग जो संस्कृत शब्द देखने वाले हैं उनके मतलब संस्कृत में थोड़े से अलग होते हैं। तो यहां बात आती है कि फिर यहां प्रमाणा का या प्रमाण का क्या मतलब है। अब हिंदी वाला मतलब तो नहीं रह गया, तो यहां पे प्रमाण का या प्रमाणा का मतलब है संस्कृत वाला मतलब, और इसका मतलब होता है वेज थ्रू विच नॉलेज इज ऑब्टेन्ड। हम अपने जीवन में जिन जिन स्रोतों से, जिन जिन सोर्सेस से जानकारी प्राप्त करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उन सभी तरीकों को, उन सभी वेज को या सोर्सेस को हम कहते हैं प्रमाणा। तो मान लीजिए कि कल मेरे दोस्त ने मुझे कोई जानकारी दी कि भाई एग्जाम जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो जो मेरे दोस्त ने मुझे जानकारी दी, यानी कि मुझे अपने दोस्त के थ्रू एक जानकारी मिली, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार का प्रमाणा, जिसके थ्रू, जिसके जरिए हमें कोई नई जानकारी मिलती है। मान लीजिए मैंने अपने सामने आग जलते हुए देखी, तो मुझे जानकारी कहां से मिली, मुझे अपनी आंखों से जानकारी मिली, तो ये भी एक प्रकार का प्रमाणा कहलाएगा, क्योंकि अपनी आंखों के जरिए, अपने सेंसेस के जरिए मुझे कोई जानकारी मिल रही है। तो किन किन टोटल तरीकों से, मतलब कुल कितने तरीके हो सकते हैं जिससे हमको अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसी को संस्कृत में टर्म दिया गया है प्रमाणा या प्रमाणा। ओके, अब यहाँ पे काफी बच्चों को कंसर्न होता है कि हम भाई इंग्लिश वाले नाम क्यों बोलते हैं, इसको हम प्रमाण क्यों नहीं बोलते, इसको हम प्रमाणा क्यों बोलते हैं, ये तो गलत बात होती है। तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ संस्कृत के बारे में, अगर आपको नॉलेज है और आप संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं। तो संस्कृत में जो है आखिरी कॉन्सोनेंट को पूरा बोला जाता है अनटिल और अनलेस उसमें हलंत ना लगा हो। तो जैसे अगर मैं इसको देवनागरी लिपि का यूज करके लिखता हूं, है ना, तो ये जो है अगर संस्कृत आप पढ़ेंगे तो एंड का जो कॉन्सोनेंट है वो आधा नहीं होगा और ये बोला जाएगा प्रमाणा। जबकि हिंदी जब हम बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक हलंत लगा रहता है, क्योंकि हिंदी पे अरबिक लैंग्वेजेस का कह सकते हो जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे हम प्रमाण अगर बोलें तो उसके नीचे हलंत लगा होना जरूरी है, लेकिन अभी हलंत नहीं लगा है। तो संस्कृत में जितने भी चीजें लिखी होती हैं उसमें एंड कॉन्सोनेंट को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये प्रमाण नहीं है भाई, ये हिंदी कह लो एक तरीके से चेंज्ड फॉर्म है। शुद्ध जो उसका फॉर्म होगा, शुद्ध जो उच्चारण होगा वो होगा प्रमाणा। उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं राम, तो राम बोलने में आप क्या कर रहे हैं, म को आधा कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हलंत नहीं होता। तो संस्कृत में जब आप बोलते हैं राम तो उसको आप बोलते हैं रामा। तो इसीलिए इंग्लिश में इसको लिखा जाता है RAMA, और हिंदी में फिर आप पलट के इसको बोलते हैं तो वो हो जाता है रामा।
है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश कह लो कि ज्यादा एक्यूरेट है हिंदी से संस्कृत को दिखाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो शब्द है वो प्रमाण नहीं होके क्या हो जा रहा है, प्रमाणा या प्रमाणा। ठीक है, तो किन किन तरीकों से हम लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं ये हम प्रमाण में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है इन वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अलग अलग प्रकार के जो फिलोसॉफिकल अप्रोचेस रही हैं इंडियन लॉजिक के अंदर, स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग रहे हैं, जिसमें वेदांता जो है आप कह सकते हो सबसे पुराना है, और सारे के सारे जो प्रमाणास के प्रकार हैं वो सारे के सारे वेदांता फिलॉसफी के अंदर आते हैं। बाकी कल जो हम स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे उसमें कम प्रमाणा के प्रकार मान्य होते हैं, लेकिन वेदांता में सारे आ जाते हैं, इसलिए आज हम इसको देख लेते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के जो प्रमाणाज हैं या प्रमाणाज हैं, है ना, वो माने जाते हैं इसके अंदर। और सबसे पहला जो है वो है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण आप कह सकते हो, या परसेप्शन इंग्लिश में बोल सकते हो। तो आपको दोनों ही प्रकार के नाम याद करने होंगे, इंग्लिश नाम भी याद करना है और हिंदी नाम भी याद करना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी जो नाम है वो आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ इंग्लिश में पेपर देने वाले ये ना सोचें कि भाई हम तो भैया इंग्लिश याद करेंगे, हमारा तो इंग्लिश का पेपर नहीं, भाई इंडियन लॉजिक है, आपके पेपर में भी ट्रांसलिटरेट करके आ सकता है। जैसे यहाँ पे ट्रांसलिटरेट मतलब कि इंग्लिश लिपि का यूज करके हिंदी शब्द लिखा है, वैसे आपके भी पेपर में आ सकता है। ओके, तो प्रमाणाज में सबसे पहला और सबसे ज्यादा डायरेक्ट जो तरीका है जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, सामने, बिल्कुल हमारे सेंसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो अपने चारों ओर जीवन में बहुत सारी जानकारियां हम ऐसे प्राप्त करते हैं जो डायरेक्टली हमने अपने सेंसेस से उसको हम गैदर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं और खिड़की से आपको मोटरसाइकिल का साउंड आ रहा है, तो उस साउंड से आप समझ गए कि मोटरसाइकिल बगल से गुजर रही है। या आप जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई जो है कूड़े के ढेर को जला रहा है, तो आग जो है आपने अपनी आंखों से अपने सामने देख ली। तो ये सबसे ज्यादा डायरेक्ट तरीका है किसी जानकारी को, किसी ज्ञान को प्राप्त करने का, और सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट तरीका है कि मतलब अगर आपने आग जलते हुए देख ली अपनी आंखों से तो मतलब देख लिया, अब उसमें प्रूव डिस्प्रूव करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने चीजें हो रही हैं। कोई आवाज आपने अपनी कान से सुन लिया तो सुन लिया, अब इसमें प्रूव डिस्प्रूव की कोई बात ही नहीं है। तो सबसे डायरेक्ट और सबसे कम एब्स्ट्रैक्ट जो तरीका है ज्ञान को प्राप्त करने का वो क्या है, प्रत्यक्ष, अपने सेंसेस के थ्रू किसी ज्ञान को प्राप्त करना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज डायरेक्ट नॉलेज रिसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस। हमारे ज्ञानेंद्रियों से कोई भी हमें कोई कहानी नहीं बता रहा या हमें कहीं और से नहीं पता चल रहा, डायरेक्टली ही हमको जब अपने ज्ञानेंद्रियों से पता चल जा रहा है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो इट इज द फास्टेस्ट वे टू रिसीव इंफॉर्मेशन, और सबसे तेजी से हमको यहीं से जानकारी प्राप्त होती। तो ये सबसे इजी है, इसमें सबसे ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अगला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमाणा का प्रकार, वो सेकंड है, जो कि कहलाता है अनुमाना, या किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा अनुमिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्फेरेंस। तो अनुमाना या अनुमिति का क्या मतलब है, अनुमाना या अनुमिति दूसरा तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का। जब हमें डायरेक्ट जानकारी नहीं मिल रही होती प्रत्यक्ष से, तो हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कुछ जानकारी हमारे पास है उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़े हुए हैं, तर्क लगाना, आर्ग्यूमेंट लगाना, तो ये अनुमाना के अंदर ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने एक घर में आग जलते हुए देखी, तो आपको पता है आग है क्योंकि आपने अपनी आंखों से उस आग को देख लिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल है। लेकिन मान लो आप सड़क पे जा रहे हैं और एक मकान से, एक घर से धुआं निकल रहा है, पर खूब जोर जोर से धुआं निकल रहा है। तो अब यहां पे क्या है, अब आपको डायरेक्ट जानकारी नहीं मिल रही है कि उस घर के अंदर आग है या नहीं, बट क्योंकि आपको लॉजिकल डिडक्शन पता है या पैटर्न पता है, क्या पैटर्न, कि जहां भी धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, तो आग को बिना देखे अब आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं कि इस घर के अंदर आग लगी हुई है ना। तो बिना आग के क्योंकि धुआं हो ही नहीं सकता, तो केवल धुआं मात्र देख के,
है ना, पूरी जानकारी नहीं भी थी, डायरेक्ट आपको परसेप्शन नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी जो आपने लॉजिकली कंक्लूजन निकाला पैटर्न के आधार पे वो यही था कि जहां आग है वहां धुआं होता है, और इससे भी आपको जानकारी मिल गई, जबकि आपका कोई डायरेक्टली आपको वो नॉलेज नहीं मिली थी। तो ये अनुमान कहलाता है। जब प्रत्यक्ष का अभाव हो, यानी कि सामने कोई चीज नहीं दिख रही है, तो लॉजिकल डिडक्शन से तर्क लगा करके जब हम कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं या इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं, तो इसको हम अनुमान बोलते हैं। जैसे यहां लिखा है, स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग कंक्लूड्स देयर इज अ फायर इनसाइड। अगर किसी बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है तो उससे समझ में आ जाता है तुरंत कि अंदर भी आग लगी होगी, भले हमने आग को नहीं देखा। अगला टाइप आता है उपमाना या उपामिति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपैरिजन। अब ये तीसरे ग्रेड का है, थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रत्यक्ष की, डायरेक्ट हमें जानकारी मिल गई। फिर हमने बात करी अनुमान की, कि हमने लॉजिकल डिडक्शन लगाया, तर्क लगाया और उससे निष्कर्ष निकाल लिया। अब तीसरी यहां पे बारी आती है उपमान या उपामिति की, जहां हम इन्फ्रेंस भी नहीं निकाल सकते, लॉजिकली डिड्यूस भी नहीं कर सकते अपने कंक्लूजन को, हम कंपेयर करते हैं ऐसी जगहों पे, है ना। कंपेयर मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां पे क्या हो रहा है, जब बिल्डिंग है कोई, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो आपने पास्ट में भी कोई ऐसी चीजें देखी होंगी ना जिसमें धुआं निकलता होगा और उसमें आग लगी रहती होगी, इसीलिए तो आप बिल्डिंग के बारे में भी ये कंक्लूजन निकाल पाए। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज एनकाउंटर कर रहे हैं जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं है, उसमें आप कैसे अनुमान लगाएंगे, उसमें आप कैसे इन्फ्रेंस लगाएंगे, अब तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ऐसी जगहों पे हम उन चीजों से नई चीजों को कंपेयर कर लेते हैं जिसके बारे में हमें पहले जानकारी है ना। जैसे यहां लिखा है, कंपेयरिंग न्यू ऑब्जेक्ट विथ सम सिमिलर ओल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी हैव प्रायर नॉलेज। तो दो चीजों में कंपैरिजन बना करके नई चीज को जान पाना क्या कहलाता है, अनुमाना या अनुमिति या कंपैरिजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपने मंगल ग्रह ना देखा हो, लेकिन आपने रेगिस्तान देखा हो, डेजर्ट देखा हो। तो अगर आपको यह जानना हो कि मंगल ग्रह कैसा होता है, तो आपको डेजर्ट से कंपेयर करके बताया जा सकता है कि मार्सेस एनवायरनमेंट इज लाइक अ डेजर्ट, कि मार्स का जो एनवायरनमेंट है, मंगल ग्रह का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एक रेगिस्तान जैसा है। तो यहां पे जो लाइक शब्द आ रहा है वो एक तुलना कर रहा है रेगिस्तान और मार्स या मंगल के एनवायरनमेंट पे। तो डेजर्ट जो आपने देखा है, मार्स का एनवायरनमेंट जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ये बिल्कुल अननोन ऑब्जेक्ट है, और अब आप इस पे तर्क नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अनुमान लगाने के लिए भी कुछ जानकारी, कुछ ऑब्जर्वेशन पैटर्न का होना जरूरी है। यहां तो बिल्कुल ही नई चीज आपके सामने आ गई, तो इसको आप उस चीज से कंपेयर करा देंगे जो कि आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक नया फ्रूट की मैं बात करूं जिसका नाम है पैशन फ्रूट, तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि पैशन फ्रूट का टेस्ट कैसा होता है, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा, क्योंकि ये तो अगर मान लो किसी ने पैशन फ्रूट को कभी खाया ही नहीं है, तो उसको क्या ही आप बताओगे कि कैसा होता है। तो उसके लिए, जिसकी जानकारी उसके माइंड में है ही नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जो फल उसने खाए हुए हैं उनके स्वाद को कंपेयर करा करके उसे बताना पड़ेगा कि पैशन फ्रूट कैसा होता है। मैं बोल सकता हूँ थोड़ा आम जैसा होता है, थोड़ा नींबू जैसा होता है, थोड़ा संतरे जैसा होता है ना। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स उसके दिमाग में है उससे कंपेयर करा के एक अननोन ऑब्जेक्ट की जानकारी मैं उसे दे सकता हूं। दिस इज कॉल्ड उपमिति या कंपैरिजन। इसको आप एनालॉजी भी बोल सकते हो। एनालॉजी या एनालॉजिकल आर्गुमेंट का भी मतलब सेम होता है, कंपेयर करना। तो वेस्टर्न लॉजिक में हम इसे एनालॉजी बोलते हैं, इंडियन लॉजिक में हम इसे उपमान बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट। अगला जो जानकारी प्राप्त करने का तरीका है वो है शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी। ये और थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई जानकारी आपको डायरेक्ट सेंसेस से नहीं मिल रही, तर्क भी नहीं लगा सकते, आपके पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई आपको उसका पैटर्न नहीं पता, अनुमान भी नहीं लगा सकते क्योंकि कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे कंपेयर करा पाओ। तो फाइनल जो तरीका है उस जानकारी को प्राप्त करने का वो क्या है, शब्द के थ्रू या वर्बल टेस्टिमोनी के थ्रू। जैसे हम सबके जो माता पिता हैं वो कौन है, हम सबको पता है ना। हमसे स्कूल में बचपन में बुलवाया भी जाता है, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। बट मजे की बात यह है कि ऊपर के जितने भी तरीके थे
ज्ञान को प्राप्त करने के जितने भी प्रमाण के प्रकार थे, उससे एग्जैक्टली एक्चुअल में ये जान पाना कि हमारे माता पिता कौन है, हमारा किस खानदान में जन्म हुआ है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें ये जो जानकारी मिली है ये हमें किससे मिली है? शब्द के द्वारा मिली है। जैसे जैसे हम बचपन से बड़े हुए हमें बताया गया हमारा कल्चर क्या है, हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारा खानदान क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, और उस जानकारी को हमने डाल लिया और उसके हिसाब से हम अपना जीवन जीने लग गए। तो ये जानकारी को कहीं और से प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, तो मजबूरन हम इसे किससे प्राप्त करते हैं? शब्द से प्राप्त करते हैं। शब्द से जानकारी प्राप्त करने का मतलब है या तो लिखित में कोई आपको जानकारी मिले, यानी कि बुक आपने पढ़ी उससे आपको जानकारी मिल गई, या फिर ओरल कोई हमें कोई बातें बताए और उससे जो है हमारी जानकारी बन जाए, है ना। तो हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसे हम परम सत्य मानते हैं, लेकिन हमारा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए। हमें बस वो शब्दों के द्वारा बता दी गई हैं कि ये ऐसा होता है और हम उसे मानने लगते हैं। ज्यादातर जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं वो शब्दों के आधार पर ही पास ऑन होते हैं कि घर के दादा दादी या जो भी हम समाज में रहते हैं हमें बताया जाता है ऐसा 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 होता है, तो हम मानने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसा 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 होता है ना। तो ये शब्दों के द्वारा ली गई नॉलेज है। ओके, उसके बाद आता है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब है कि जब हमें बिल्कुल भी किसी चीज की जानकारी नहीं है तो हम जानकारी कभी कभी अजम्पशन से बना लेते हैं, है ना। कभी जैसे मान लो कि हमें कोई चीज की जानकारी मिल ही नहीं रही है, डायरेक्ट परसेप्शन से भी नहीं मिल रही है, अनुमान लगाने पे भी नहीं मिल रही, कंपेयर भी नहीं करा पा रहे, शब्दों के थ्रू भी कोई किसी ने हमें बताया नहीं है, तो हम खुद ही से दिमाग लगा करके अज्यूम कर लेते हैं चीजों को, है ना, मान लेते हैं किन्हीं चीजों को। तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्थपत्ति या इम्प्लीकेशन कहते हैं, है ना। तो यहां पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, जेम्स इज गेटिंग फैट, ही मस्ट बी ईटिंग अ लॉट। तो जेम्स जो है वो मोटा होता जा रहा है, तो मैं मान ले रहा हूं या एक अजम्पशन लगा ले रहा हूं कि यार वो खाना, इसका मतलब बहुत खा रहा होगा, इस वजह से ये मोटा होता जा रहा है ना। तो यहां पे क्या है कि अजम्पशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता, एक्चुअली में नहीं पता कि जेम्स क्यों मोटा होता जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अपने क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मान लेता हूं कि हाँ भाई ज्यादा खाना खा रहा होगा आजकल। तो अपने डे टू डे लाइफ में हमें पता भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारा जो हमारा ज्ञान है वो कोर अजम्पशन बेस्ड है, और हम उसको सच ही मान लेते हैं एक तरीके से कि हाँ यार मैंने मान लिया, मेरे मन में बात आ गई तो ये बात सही होगी। जैसे कभी कभी होता है ना, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमें अच्छे से ग्रीट नहीं करता, तो हमारे मन में ये बात आ जाती है कि भाई अब तो इसके भाव बढ़ गए हैं, अब तो ये बड़ा आदमी बन गया है, तो क्यों हमसे बात करेगा। ये कभी कभी मन में अजम्पशन में लेते हैं, ये तो भाई हमसे गुस्सा है, हाँ हमसे क्यों बात करेगा, हम तो छोटे आदमी। मतलब कहने का मतलब है कि अपनी डे टू डे लाइफ में हम दूसरों के प्रति कोई भी जो है बात बना लेते हैं अपने मन में, और वो आंसर से खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अर्थपत्ति होता है। अब कोई अगला बंदा है, मान लो हमें ग्रीट नहीं कर रहा ठीक से, ऐसा हो सकता है कि वो किसी टेंशन से गुजर रहा हो, कोई उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई हो कि उसे बिल्कुल भी अगल बगल का आइडिया ना हो, है ना। सच्चाई ये हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हो वही सही हो, लेकिन अगर आप कुछ अज्यूम करके ही जानकारी बना ले रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि ये जानने का कि वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो इस प्रकार की ली हुई जानकारी को हम क्या कहते हैं? अर्थपत्ति। इंप्लीकेशन गेसिंग के आधार पे या चीजों को खुद ही मान लेने के आधार पे जो जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद आता है फाइनली अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन। जब कोई चीज हमें दिखती नहीं है, ये जब किसी चीज का अभाव होता है, तो भी हमारे लिए वो एक जानकारी होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा रिजल्ट आ जाने का। तो अगर मान लो कि आपको एनटीए के वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाने का, या एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने का, या एडमिट कार्ड आ जाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखता है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो घटना कुछ टाइम बाद होने वाली है। तो कभी कभी कोई चीज नहीं भी दिखती है तो भी वो हमें एक जानकारी दे रही होती है। जैसे आप एग्जांपल दिया है, द फ्लोर हैज नो वाटर, फ्लोर पे पानी नहीं है, इसलिए ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि इट वॉज अ ड्राई वेदर लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जो है मौसम बहुत सूखा था, ड्राई था,
यही रीजन होगा कि आज जो है हमें फर्श पे पानी नहीं दिख रहा है। तो नो वाटर, अनुपलब्धि होना पानी की, हमें यह बता रहा है कि रात को जो मौसम था वो सूखा हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये तरीके होते हैं, ये प्रमाणा के प्रकार होते हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। और आइए कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आपको आज ही का एग्जांपल देता हूं। जैसा आपको पता है हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसमें 24/7 डाउट पूछने की सुविधा है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया जिसमें उसने बोला कि मैंने कोई XYZ किताब ली हुई है, उसमें चीजें बहुत डिस्क्राइब करके लिखी हुई हैं, जबकि आपके जो नोट्स हैं वो छोटे हैं और उसमें टू द पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या मुझे ये बुक भी साथ में रेफर करनी है या जो आपके नोट्स हैं वो इनफ है? तो भाई मैंने ये रिप्लाई करा कि, और मैं आपको भी इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपने माइंड को ओवरबर्डन मत करो भाई। जस्ट बिकॉज कोई चीज बहुत ज्यादा लिखी है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सही हो आपके लिए। इनफैक्ट बहुत अनाप शनाप लिखा होता है यूजीसी नेट की जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं आपको हमेशा जो नोट्स देता हूं, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं, आप इस पे भी देख सकते हो, ये भी पेड कोर्स का ही कंटेंट है, मैं कोई अलग कंटेंट यहां बना के नहीं लाता हूं। तो ये भी आप देख सकते हो कि इसमें कितना टू द पॉइंट लिखा है और वही वही बातें लिखी हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो अपने माइंड को कूड़े से मत भरो। क्वांटिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो बहुत क्वालिटी का है। बट एनीवेज, इंडियन जो हमारे जो चारों ओर की विचारधारा है या जो एक कह लो कि माइंड कंज्यूमर माइंडसेट है वो यही है कि भाई ज्यादा मिल रहा है तो अच्छा होगा। बट ऐसा पढ़ाई के मामले में नहीं होता है, काफी सारी चीजों के मामले में नहीं होता भाई। आप कोई चीज लें जो आपको बहुत ज्यादा मिले और आपके बिल्कुल काम की ना हो, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता उसे कंज्यूम करने का। ठीक है, एनीवेज, तो यहां पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एनोलॉजी रफली करस्पॉन्ड्स टू। तो एनोलॉजी जो है इसका क्या मतलब है अगर इंडियन लॉजिक के किसी प्रमाणा से इसे रिलेट करने की कोशिश करें तो। अनुमिति है, उपमिति। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, अनुमिति उपमिति। तो अनुमान उपमान तो ठीक है, लेकिन उसको आपको अनुमिति याद रखना है कि अनुमान को अनुमिति भी बोल सकते हैं, उपमान को उपमिति भी बोल सकते हैं। अब मुझे कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। अगर आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो आप गए काम से, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। अभी अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो आप खुद ही से समझना कि ये कैसा दिया हुआ है, और आपको किसी भी मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एनीवेज, तो एनोलॉजी मतलब कंपेयर करना वेस्टर्न लॉजिक में, इसका आंसर हमारा उपमान या उपमिति हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको कभी मॉक टेस्ट में नहीं मिल सकता क्योंकि वो मन से बनाए हुए होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके इतने लंबे क्वेश्चन आते हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ठीक है, रट रटा के गए हो तो टाटा बाय बाय गया, है ना। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा कहानी और उसके बाद आपको ये समझ में आएगी। लिखा है, When I left my office few minutes ago, जब कुछ मिनट पहले मैं अपने ऑफिस से बाहर गया, There was no coffee on my table, मेरे टेबल पे कोई कॉफी नहीं थी। Now when I return, जब मैं वापस आया, There is a cup of coffee lying on my table, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि टेबल पे एक कप रखा है कॉफी का। Therefore, I can conclude that somebody must have brought a cup of coffee for me during my absence in the office। तो मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जब मैं बाहर था तो कोई व्यक्ति आया होगा और उसने एक कॉफी का कप जो है वो मेरे मेज पे रख दिया होगा। Which of the following instruments of knowledge is used in above example? तो कौन से प्रकार से, कौन से तरीके से ये जानकारी प्राप्त की गई है ना, कौन सा प्रमाणा यहां यूज किया गया है? प्रत्यक्ष से, डायरेक्ट परसेप्शन बिल्कुल नहीं है। उपमाना, कंपेयर किया है क्या किसी चीज को, कंपेयर तो नहीं किया है तो यह भी नहीं होगा। अनुपलब्धि, अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और दूसरा आ रहा है अर्थपत्ति। अब देखो ध्यान से समझो कि ये अनुपलब्धि क्यों नहीं है, क्योंकि अनुपलब्धि में एब्सेंस से जानकारी मिलती है। मतलब बात समझ रहे हो, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मान लो कि टेबल पे कप नहीं है और मैं बोलूं क्योंकि टेबल पे कप नहीं है तो इससे मुझे कोई जानकारी मिल रही है, लेकिन ऐसा तो यहां नहीं है, तो यहां अनुपलब्धि नहीं होगा। अगर मैं ये बोलता कि 2 घंटे हो गए टेबल पे अभी तक कप नहीं रखा है, इसका मतलब आज चपरासी की छुट्टी होगी,
तो ये अनुपलब्धि का एक एग्जाम्पल होगा कि टेबल पे कप नहीं है, 2 बज गया है, डेली 2 बजे तक चपरासी जो है कप रख के चला जाता था, आज 2 बज गया है और अभी तक कप नहीं है, इसका मतलब चपरासी की छुट्टी होगी। तो ये नॉन एग्जिस्टेंस से आपको जानकारी निकाल रहे हो, लेकिन यहां नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि कप आ गया है। मैं बाहर गया था, मैंने देखा नहीं क्या हुआ अंदर, पहले कप नहीं था लेकिन जब मैं लौट करके आया तो कप रखा हुआ है, तो ये अनुपलब्धि नहीं होगा क्योंकि कप उपलब्ध है इस समय। ओके, तो यहां पे अर्थपत्ति का क्या मतलब है? अर्थपत्ति का मतलब है अजम्पशन लगाना या पॉस्टुलेशन, है ना, अजम्पशन या पॉस्टुलेशन करना। तो अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन से हमको एक और शब्द मिल गया कि अजम्पशन को आप ये भी बोल सकते हो कि पॉस्टुलेट हमने करा, हमने सोचा कि भाई मैं बाहर गया कप नहीं था, मैं अंदर आया कप आ गया, इसका मतलब जो है कोई व्यक्ति आया होगा, उसने कप रख दिया होगा। अब यहां कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होती है, वो ये नहीं समझ पाते कि कहां पे अनुमाना होगा और कहां पे अर्थपत्ति होगा। देखो भाई अभी तो आपका आंसर इजी है कि अर्थपत्ति होगा, लेकिन मान लो अगर कहीं पे अनुमाना लिखा होता तो आप गलती कर सकते थे। कहां अनुमाना होगा कहां नहीं होगा इसको ध्यान से समझ लो। अनुमाना का मतलब है कि जब कोई लॉजिकल पैटर्न के आधार पे आप कंक्लूजन निकालते हो, जैसे धुएं और आग का एग्जांपल कि एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है कि भैया धुआं है, जाहिर सी बात है लॉजिकली आग भी होगी, तो यहां एक लॉजिकल पैटर्न है। बट मैं बाहर गया, कोई आया होगा और उसने कप रख दिया होगा, ये एक अजम्पशन है जो मन में कहानी बनाई, ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगा तो कोई आके ही कप रखेगा। मतलब जब हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, नो जानकारी, कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं, कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं, और फिर हम समझ लेते हैं कि यही हुआ होगा, तो दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। जैसे आप कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं और 5 मिनट 10 मिनट लाइट चली गई और उसके जाने के बाद आपने देखा कि हीरो जो है वो अस्पताल में बिस्तर पे लेटा हुआ है। अब बीच की पूरी पूरी आपने मूवी नहीं देखी है, नो जानकारी, और बिना जानकारी के आपने बोल दिया है कि इसको गुंडों ने मारा है ना। तो जब भी जानकारी है ही नहीं आपके पास, कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बेसिस पे जब आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो वो अर्थपत्ति में आएगा। जबकि अनुमान में क्या आएगा? जब एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट फॉलो हो रहा है, वो आएगा यहां पे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन भी देखो भाई, इसको भी समझने की कोशिश करो, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखो, देख रहे हो कैसे कहानी वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन आई क्लोज माई आईज कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, जब मैंने आंखें बंद की बिल्ली टेबल पे बैठी थी। व्हेन आई ओपन माई आईज फाउंड इट सिटिंग ऑन द चेयर, और जब मैंने आंखें खोली तो बिल्ली जो है वो चेयर पे बैठी थी। Therefore, I can conclude that the cat must have moved from the table to chair while my eyes were closed. और इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जब मैंने अपनी आंखें बंद की होंगी तो जो बिल्ली है टेबल से कूद गई होगी चेयर पे, है ना। अगेन ध्यान से समझो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है क्या हो रहा है, इसका मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं? एक अजम्पशन कर रहा हूं, ठीक है। तो अर्थपत्ति और अनुमान में यह अंतर है कि अर्थपत्ति में हमें कोई जानकारी नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग, और इसीलिए मजबूरन क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम इसी निष्कर्ष पे ही पहुंचते हैं कि भैया ऐसे ही हुआ होगा। बात समझ रहे हो? जबकि जो अनुमान होता है, अनुमान में हमारे पास प्रीमाइसेस होते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकलता है। तो अनुमान मतलब आर्गुमेंट, है ना। तो वहां पे कोई जानकारी हमारे पास होती है। अर्थपत्ति में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। तो कोई जानकारी नहीं है तो जो पॉसिबली हमें लगता है ऐसा होगा वही हम अंदाजन मान लेते हैं, है ना। तो यहां पे भी पॉस्टुलेशन, आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सारे प्रमाणा के प्रकार इजी हैं। इसमें मेन जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो ये है कि अर्थपत्ति और अनुमान में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, जो कि केवल और केवल हमारी ऐप और वेबसाइट पे हैं। फ्री में तो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, बट एक स्टेप आप और आगे जाना चाहते हैं, हर एक सेक्शन को अपनी मर्जी से, जब आपका मन हो टीचिंग एप्टीट्यूड, जब आपका मन हो रिसर्च एप्टीट्यूड, वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे,
है ना। और इसके अलावा जो फुल कोर्स है जिसमें हर एक टॉपिक अलग अलग करके पढ़ाया गया है और उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में मिलते हैं, साथ में नोट्स भी आपको उसी जगह एक जगह मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप फ्री कोर्स जरूर से ज्वाइन करें। दोनों में ही बहुत सारी चीजें फ्री हैं डेमो के लिए, तो वो फ्री डेमो के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे भी आपको मिल जाएगा। प्लस डिस्काउंट जो है वो नए नए आते रहते हैं। फिलहाल इस समय KB10 कोड यूज करेंगे 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो उस पर भी आपको अलग अलग प्रकार के प्रोमो कोड्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर करें दोस्तों से, लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले चैनल को और ज्यादा ग्रो करने का और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आप सबको देने का। मुझे पता है ये बात कि कूड़ा बिकता है, ज्यादा करो, 10 घंटा क्लास लो, 500 पेज का PDF दे रहा हूं, 1000 MCQs कराऊंगा, मुझे पता है ये सेल होता है, ये बिकता है, बट मेरा जो इरादा है या मेरा जो मोटिवेशन है वो क्वालिटी कंटेंट से आता है। और धीरे धीरे ही बच्चे समझ रहे हैं, काफी बच्चे समझ रहे हैं, पहले तो बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं थी, अब तो फिर भी बच्चे ठोकर इधर उधर खाते हैं तो उनको समझ में आता है। बट फिलहाल मेरा काम है आपको क्वालिटी देना, और जैसा भी हो मैं आपको क्वालिटी देता रहूंगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।